नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्टर जयंत गाड़ेकर से। जयंत गाड़ेकर का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, फिर एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने के लिए एनएसडी में दाखिला लिया और वहां एक्टिंग के गुर सीखे। उसके बाद रंगमंच के साथ कई फिल्मों, टीवी सीरियल और एड फिल्मों में काम किया। फिल्म नेताजी बोस, द फॉरगेटन हीरो, अगली, शाहिद, बुढ़ा मर गया, औरंगजेब जैसे फिल्मों में अभिनय किया। जयंत गाड़ेकर ने मराठी फिल्म हाईवे और बाबा में भी काम किया। इंडियन क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली और साउथ के सुपरस्टार हीरो महेश बाबू के साथ भी जयंत गाड़ेकर ने अभिनय किया है। जयंत को उनके दमदार अभिनय के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाल ही में उन्हें नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आज हम जयंत गाड़ेकर से रूबरू होंगे और बात करेंगे उनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जयंत गाड़ेकर जी लाइव मौजूद है। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में। नमस्कार भागीरथ जी और नमस्कार स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को, और बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सबका कि आपने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जी जयंत जी, आप एनएसडी से पास आउट हैं। एनएसडी में आपने एक्टिंग के गुर सीखे, तो आप पहले एनएसडी गए थे या मुंबई चले गए थे आप वहां पर अपना करियर बनाने के लिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पहले मुंबई जाते हैं, वहां पर स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि अभी हमें कुछ एक्टिंग में और सीखना है, उसके बाद वो किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेते हैं। तो फिर आपने क्या किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो रास्ता बताया अमूमन उस रास्ते से लोग जाते देखे गए हैं। मेरे लिए थोड़ी सी कहानी अलग है कि मैं क्योंकि कहने को महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, मगर मैं मुंबई से नहीं हूँ। मेरा घर दूर यहाँ से एक करीब 800,000 किलोमीटर के दूर यहाँ से मेरा घर है, नागपुर। नागपुर के पास चंद्रपुर दरअसल मेरा जन्म स्थान है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, और वही मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से मैं पढ़ता रहा। तो उस दौरान कभी ऐसा नहीं रहा कि हम मुंबई जाएंगे या मतलब फिल्मों की तरफ या इस तरह से मनोरंजन की दुनिया में एक व्यावसायिक तौर पर देखेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा था। बट जैसे कि आप जानते हैं, अमूमन सभी महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश, भारत के सभी हिस्सों में एक सांस्कृतिक एक परंपरा हमारी चली आती है। हर प्रदेश प्रांत के अपने अपने सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। तो महाराष्ट्र में रंगमंच, संगीत, ये तो हर परिवार में रचा बसा हुआ है। जो भी थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा परिवार होगा, वो उनके बच्चे किसी न किसी एक आप जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं उसमें हिस्सा तो लेता ही है। तो मैं बहुत छोटी उम्र से मैं नाटकों में, अभिनय में लिप्त रहा। मतलब मैं तो मजे से कई बार कहता हूँ कि मेरी उम्र के बराबर मेरा अभिनय में अनुभव है। मैं करीब 2-2.5 साल का रहा होगा जब हम सबसे पहली बार वो स्कूल में प्ले ग्रुप में वगैरह पढ़ने जाते हैं। उस समय मैंने पहला अभिनय किया था। वो मुकम्मल नाटक था, पुस्सीकैट वो कविता थी। उसका हमारी शिक्षक ने, हमारी शिक्षक तब मेरी माँ हुआ करती थी, वो पढ़ाती थी उस स्कूल में। तो उन्होंने वो नाटक बनवाया था अंग्रेजी की हमारी शिक्षिका के साथ, और उसमें मैंने चूहे का अभिनय किया था। चूहा एक विशिष्ट समय पे एंट्री लेता है, एग्जिट लेता है, बीच में जो क्रियाकलाप करता है, रानी की चेयर के नीचे छुप करके उसको डराता है। तो इतने छोटे बच्चे के लिए, 2.5-3 साल के बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो समय है और आज का समय, मैंने आज तक ऐसे मेरे जीवन का कोई एक भी कैलेंडर वर्ष नहीं गया होगा कि जिस समय मैंने नाटक रंगमंच पे ना किया हो। मैं आज भी इतनी सारी व्यस्तता और व्यवधानों के बावजूद मैं आज भी नाटक में हिस्सा लेता हूँ। तो उसी नाटक के सफर के दौरान मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, और विश्वविद्यालय के दौरान मेरा परिचय हुआ युवा महोत्सव से। हम सांस्कृतिक युवा महोत्सव होते हैं, अंतर विश्वविद्यालय होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो उसमें मुझे राष्ट्रीय स्तर पर तक हमारे विश्वविद्यालय, अभी उस विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय है, तब सिर्फ नागपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। लगातार जितने साल में वहां पढ़ता रहा, 3-4 साल, मैं हर साल अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया। तो तब मुझे अन्य विश्वविद्यालयों से जो विद्यार्थी आते थे, हमारे प्रतिभागी होते थे, प्रतिस्पर्धी होते थे, उनसे मैत्री होती गई, दोस्ती होती गई। उस जमाने में व्हाट्सएप, इंटरनेट नहीं था, तो हम पत्र लिख करके एक दूसरे से दोस्ती करते थे, और उनके जरिए बहुत
एक्सपोजर हमें तब मिला, तब हमें जानकारी हुई कि नाट्य विधा या रंग विधा या अभिनय की विधा में भी आगे पढ़ाई होती है, उसमें भी आगे एक करियर हो सकता है। जब भी इंटरेक्शन में पता चला, खास तौर पर विश्वविद्यालय मुंबई के आते थे, दिल्ली के आते थे, दक्षिण भारत से आते थे, तो उन लोगों से पता चलता था कि आपकी कला विधा में आप आगे तक पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मैं एक अध्ययनरत परिवार से हूँ, मेरी माताजी कॉलेज में समाजशास्त्र पढ़ाती थी वो, और मेरे फादर उस जमाने के डिप्लोमा इंजीनियर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो मुझे ये तो तय था कि पढ़ाई लिखाई तो करनी है। अब अपने पसंदीदा विषय में पढ़ाई करने को मिल रही है, इससे बड़ा कोई और मौका नहीं हो सकता था। तो उसके दौरान मैंने ढूंढा, तो तब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में हुआ करता है, जो उसमें तब अभिनय की विशेषज्ञता में कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं हुआ करती थी, वो बाद में उन्होंने शुरू की। और तब मुझे पता चला कि कुछ और संस्थान ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसे आप एनएसडी के नाम से जानते हैं, या बनारस में, लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी है, या पंजाब आप चंडीगढ़ में जाते हैं तो इंडियन नेशनल थिएटर डिपार्टमेंट है। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चला, तो उसमें से सबने कहा कि सबसे मुश्किल होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना। तो चूंकि एक कलाकार के रूप में हमारा अभिमान, अहंकार जो होता है बड़ा तीव्र होता है, तो हमने कहा था कि चलो जो सबसे मुश्किल है वो चैलेंज हम स्वीकारेंगे, वो आह्वान हमारे सामने होगा, तो हमारे लिए लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा उससे। और हमने उसके लिए प्रयास किया, और फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक पहुंचा। तो इस तरह से एक छोटे शहर से दिल्ली तक का सफर रहा। बिल्कुल, छोटे शहर से, और छोटे से ही आपने बचपन से, जैसा कि आपने बताया कि 2.5 साल से आपने एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी, और फिर आपका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ और वहां पर आपने एक्टिंग में प्रशिक्षण लिया। जयंत जी, सबसे पहला ब्रेक, क्योंकि जो एक्टर होता है कई सालों से रंगमंच कर रहा होता है, अपने आप को वो ये जान चुका होता है कि मैं अब बहुत अच्छा अभिनय कर रहा हूं, लेकिन तब भी वो एक ब्रेक के इंतजार में रहता है, जो माया नगरी मुंबई में उसे मिलती है, फिल्म इंडस्ट्री में मिलती है, टीवी इंडस्ट्री में मिलती है। तो सबसे पहला ब्रेक वो आपका क्या था और कैसे मिला? हाँ, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की डिग्री मैंने हासिल कर लिया, हम अंतिम वर्ष में थे और हमारा आखिरी प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था, उसी दौरान मेरे दिमाग में ये विचार कौंध गया कि अब इतना आधुनिक और इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं अब फिर छोटे शहर में जाऊं, तो या तो मुझे प्रशिक्षक का काम करना होगा, या मुझे रंग संस्था अपनी चलानी होगी, जो वहां पर व्यावसायिक रूप पे नहीं तो लेकिन वो एक प्रायोगिक रूप से एक एमेच्योर ग्रुप में ही मुझे चलाना होगा। और दूसरा विकल्प था मेरे पास कि मैं मुंबई आऊं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे व्यावसायिक, जिसको हम प्रोफेशनल थिएटर कहते हैं, वो भी होता है, जिसके ऊपर आप अपना जिसको कहते हैं आय आपकी उस पर अवलंबित रह सकती है, आप उस पर अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। वो एक ही जरिया था जो मैं मुंबई आकर के कर सकता था। तो मैंने ये विकल्प चुना और मैं मुंबई आया सीधा दिल्ली से, और यहाँ आकर के मैं मराठी जो व्यावसायिक नाट्य निर्माता थे उनसे जाकर के मिला, और जो मेरे वरिष्ठ सहपाठी थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, उनसे जाकर के मिला कि बड़े भैया हम मुंबई आ गए, तो हमें भी कुछ रास्ते बताइए कि हमें कहाँ जाकर के काम करना चाहिए, मुझे तो नाटक करना है। और मेरा भाग्य बड़ा अच्छा रहा कि हमारे वरिष्ठ सहपाठी ऋषिकेश जोशी, जो आज एक मशहूर अभिनेता है, उन्होंने मुझे एक निर्देशक से मिलवाया, परेश मोकाशी, जो एक नाटक करने जा रहे थे तब, मुकाम पोस्ट मुंबिलवाड़ी, और उन्होंने मेरी परीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने मुझे उस नाटक में अभिनय का मौका दिया, और वो नाटक मैंने किया, और वो उस वर्ष का सबसे कामयाब प्रोफेशनल नाटक रहा। हमने एक साल में 500 शोज किए हैं। अच्छा। साल में दिन मात्र 365 होते हैं। पर आपके मतलब रंगमंच में आपको पता है कि संडे मंडे ही नाटक हो सकता है। तो 365 दिन में 500 शो आपके कैसे हुए? क्या सुबह शाम कोई इस तरह का शो होता था कि दोपहर में अलग, शाम को अलग? एक दिन में 3 शो का हमने नाटक का रिकॉर्ड किया है, और 2-2.5 घंटे का शो, एक ऑडिटोरियम में नहीं, मुंबई शहर के 3 अलग अलग सभागारों में हमने जाकर के वो नाटक प्रस्तुत किया, और वो कमाल का नाटक, बहुत यशस्वी नाटक रहा। उस नाटक से सबको अच्छा नाम मिला, सबको कामयाबी मिली, और नए रास्ते खुलते गए। और डेफिनेटली बिल्कुल कमाल का नाटक होगा। 365 दिन होते, लेकिन आप लोग ने उसके 500 शो किए थे। जयंत जी, आपने ग्रेट डायरेक्टर श्याम बेनेगल के साथ भी काम किया। उनकी जो फिल्म थी नेताजी बोस द फॉरगेटन हीरो, उसमें आपने काम किया। कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें उस फिल्म के हमारे साथ। वाह वाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने पूछा। अमूमन होता है कि लोग ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों के बारे में और
वो जो चलता पुर्जा तरह के प्रोजेक्ट होते हैं उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन आपने बड़े ही संगीन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है और बहुत अच्छे एक महान निर्देशक के बारे में पूछा है, तो वो अनुभव साझा करना मुझे बहुत अभिमान की बात है। श्याम बेनेगल जी के साथ मैं नया ही आया था, एक आध दो ही फिल्मों में शायद थोड़ा बहुत मैंने काम किया होगा और मेरा मौका लगा मुझे श्याम बेनेगल साहब के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म में काम करने का। तो उस फिल्म में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी निभाई कर्नल भोसले जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनई आर्मी के चीफ हुआ करते थे, उनके किरदार को निभाने का। और तब मैं उम्र में काफी छोटा था, सोचिए 15-17 साल पुरानी बात है। तब मेरी अपनी मूछें भी नहीं हुआ करती थी, मैं नहीं रखता था, क्योंकि नाटक में आप मूछ लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि आपको किसी भी समय कोई भी किरदार खेलना पड़ सकता है। ये तो बाद में जाकर के आपका लुक फिक्स होता है, लेकिन शुरुआत में तो आपको फ्लूइड रहना होता है, जिस पात्र में डालेंगे उसमें ढल जाना होता है। तो तब मूछें भी नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने मूछें लगवा करके और हमसे काम करवाया। तो वो खैर भूमिका तो जितनी थी उतनी थी उससे, लेकिन वो शूटिंग के दौरान उनसे जो बातचीत होती थी और उनका काम करने का तरीका जो था वो बहुत रहीन था, इतना डाउन टू अर्थ, जिसको कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ निर्देशक तो मैंने उसके बाद आज तक भी मुझे देखने में नहीं आया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कीर्ति प्राप्त निर्देशक है, सारे राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार, सारे पुरस्कारों से वो नवाजे गए हैं, उसके बावजूद उनका एक रोज का नियम होता था, जब हम सब शूटिंग पे पहुंचते थे लोकेशन पे और अपने अपने खेमे में दाखिल होते थे जहां हमारा मेकअप कॉस्ट्यूम होता था, श्याम बेनेगल साहब पहुंचने के बाद हर एक के पास जा करके सबसे गुड मॉर्निंग कहते, आज की तैयारी के बारे में बात करते, उनसे कुछ छोटी मोटी चीजें शेयर करना होता था कि आज कॉस्ट्यूम में हम ये तब्दीलियां करने वाले हैं, आज के सीन में मेकअप में आपको ये ज्यादा करना होगा, ये कम करना होगा। निजी रूप से सबसे इंटरेक्ट करके वो वातावरण को बहुत सहज कर देते थे, तो जिसकी वजह से कोई दबाव नहीं रहता था। और जब आप प्रत्यक्ष शूट करने जब जाते थे, एक्चुअल जब आपका शूट शुरू होता था, तब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते थे और सहज होते थे। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी छोटी सी बात उन्होंने कही थी जो सभी कलाकारों के लिए और दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने तब ये कहा था कि बातचीत में जब ये निकला कि सर आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं या डिजिटल चीजें हो रही है, बड़ा आसान हो रहा है सिनेमा बनाना, और आजकल तो वो स्टॉक नहीं लगता महंगा और बड़े बड़े कैमरा नहीं लगते हैं, तब तो कोई भी फिल्म बना लेगा। तो उन्होंने तब एक बात कही थी कि देखिए टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, बट फिल्म की आत्मा जो है वो मानवीय बुद्धि, मानवीय मन, मानवीय हृदय है। अगर इंसान का हृदय उसके पीछे सही काम करेगा तो सारी टेक्नोलॉजी असर करेगी, अन्यथा बाकी तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो हर फिल्म फिर एटीएम मशीन की तरह कार्ड डालिए, सेक्शन निकाल के, कोई भावना, कोई संदेश उसमें नहीं हो सकता। जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, और आपका एक्सपीरियंस जो उस फिल्म में था वो बहुत ज़बरदस्त था। अभी आपने बताया हमें, आपने एक एड फिल्म की थी जिसमें विराट कोहली के साथ आपने काम किया था। तो जब एक अभिनेता किसी क्रिकेटर के साथ काम करता है तो कैसा वो कोऑर्डिनेशन था, और शूटिंग के पहले आपकी उनसे क्या कुछ बातचीत होती थी? जी 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 बिल्कुल। विराट कोहली के साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं स्वयं इतना आर्डेंट फॉलोअर नहीं हूँ क्रिकेट का, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ। जब तक करते थे तब तक करते थे, मतलब सचिन तेंदुलकर हमारे लिए आखिरी क्रिकेटर थे जी। और लेकिन उसके बाद विराट या धोनी और ये सारी जो पौध आई है, इन लोगों ने कमाल का काम किया। बट जब मेरा चयन उस एड फिल्म के लिए, या वो एक्चुअली वो एड फिल्म की श्रृंखला थी, हमने एक वर्ष तक पूरा उस एड फिल्म पर काम किया था। तो जब सिलेक्ट किया गया, मैं उनसे सेट पे पहली बार मिला, हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो मुझे इतना पता नहीं था कि उनका ओहदा इतना बड़ा है और वो उन्होंने इतना कुछ खेल रखा है। क्रिकेटर होंगे ठीक है, सारे जितने 11 क्रिकेटर होते सभी एड्स में आते हैं, तो हमें लगा ये भी होंगे, बट उतने लोकप्रिय थे वो कि मुझे उसका अंदाजा नहीं था। मैं मतलब ये मेरी गलती है जो मैं इतना अपडेटेड नहीं था, और उसके बाद में, लेकिन उस वजह से हम काम बहुत अच्छा कर पाए, इजीली कर पाए। मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि मुझे लगा था ये तो अभिनेता है नहीं, अभिनय और वो भी एड और वो भी कैमरा के सामने जो होता है वो बड़ा आपको ऑकवर्ड कर देता है, अनईजी कर देता है, या उसको इजी करने में बहुत मुश्किल होती है, आपको बहुत साधना पड़ता है। परंतु आजकल के क्रिकेटर्स जो हैं वो इतनी पब्लिक आई में रहते हैं, जनता की आंख के सामने रहते हैं, इतने मीडिया के सामने रहते हैं, इतना उनका आपस में आदान प्रदान है कि इस वजह से वो बहुत सहज है। और मैं उनकी निजी क्षमता भी मैं मानता हूं कि जरूर होगी
कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत जी इंटेलिजेंट है। जी जयंत जी, तो वो बिल्कुल सहजता टैलेंटेड वो से बहुत सारा हैं। कर पा रहे थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, हमारे देश से उनको बहुत प्यार मिलता है, सबको पता है बहुत बेहतर वो क्रिकेटर है, लेकिन वो जी, एक्टर कितने अच्छे हैं ये आप हमें बताइए। कमाल के एक्टर है वो, बहुत सहज है कैमरा के सामने। हम्म। और अब धीरे धीरे तो उनको मतलब इतना सब समझ में आ गया था कि अब ये मेरा क्लोज शॉट हो रहा है या ये अच्छा। वाइड शॉट है, या मैं इसमें दिख रहा हूँ, या मेरे पीछे से कैमरा मेरे ओवर द शोल्डर चल रहा है। हाँ। ये इतनी छोटी छोटी चीजें जो होती है, जो एक्चुअली एक एक्टर को कई वर्षों के अनुभव के बाद समझ आती है, जी वो उनको समझ में आने लगी थी। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया था कि विराट सर, आप तो पूरा समय अब अभिनय की तरफ मुड़ सकते हो क्रिकेट के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं सर, क्रिकेट में अच्छा चल रहा है, करने दीजिए। तो वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद उनकी तब विवाह भी नहीं हुआ था। हाँ। उनके उसके बाद उनका विवाह हुआ। और हम्म। मैं एक बड़ी अभिमान की और बड़ी आनंद की, गर्व की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जी कि हाल ही में मैंने एक नया विज्ञापन अभी शूट किया है, शूटिंग उसका समाप्त हुआ है, वो अभी आएगा। जी वो आपके हमारे सब देश के चहीते, हमारे देश का गौरव और हमारे माजी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ मैंने एक विज्ञापन किया हुआ है। बहुत वो बढ़िया। भी आपको देखने को मिलेगा, जी बहुत मजा आएगा, नहीं आपको तो भी बड़ा मजेदार है। आप उस ऐड के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का ऐड है वो और क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ। ठीक है, क्योंकि उनका क्लाइंट का वो कुछ एग्रीमेंट होता है, अच्छा तो मैं अच्छा अभी अच्छा सारी अच्छा। चीजें जाहिर तो नहीं कर सकता, बट जी ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक मजेदार, एक थोड़ा सा हास्य रंग से हाँ, लिपटा हुआ एक मजेदार सा, एक चटपटा सा एक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, देखने को जिसमें मिलेगा धोनी जी। जी, माही जिनको हम प्यार से कहते हैं, माही जी का भी तो बिल्कुल। कमाल का उसमें अदाकारी जी आपको देखने को मिलेगी। आपने उनको कई विज्ञापनों में देखा होगा, बिल्कुल। बट इसमें एक अलग किरदार में, एक हम्म। विशेष किरदार में उनको आप देखेंगे, और हमको भी उनके साथ मस्ती करते हुए जी पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत जल्द आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक अलग अंदाज में दिखाई देंगे। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, साउथ फिल्म के जो सुपरस्टार है महेश बाबू के साथ भी आपने काम किया। आप इस जैड फिल्म के बारे में बताएं और थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करें इनके साथ कि किस तरह का एक्सपीरियंस था शाहरुख खान और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ। जब आप सेट में थे महेश बाबू के साथ, तो क्या वो हिंदी में बातचीत करते थे, उनको कुछ हिंदी आती थी, या फिर किसी और तरह से आप संवाद करते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल महेश बाबू जी से बहुत अच्छी बातचीत होती रही। वो अंग्रेजी पसंद करते हैं, अच्छा। क्योंकि उनकी तहजीब, पढ़ाई लिखाई, वो थोड़े से एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो हाँ। बहुत अच्छी अंग्रेजी और थोड़ी बहुत हिंदी भी बोलते हैं। उन्होंने हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, और उसके बावजूद उनको मराठी से विशेष मोहब्बत है, महाराष्ट्र अच्छा। से। अगर आपको पता हो तो उनकी शादी मराठी की मशहूर अभिनेत्री, भारत की अपने हिंदी फिल्मों की नायिका नम्रता शिरोडकर जी से हुई है। हम्म। वे उनकी पत्नी है। तो इस वजह से उनकी ससुराल मुंबई है, जी महाराष्ट्र है, तो उनका विशेष लगाव है और जी। बहुत सहज है। वो इतने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन जब वो काम पे आते हैं तो उनको पता है कि जब हाँ। तक मैं अपनी टीम के साथ सहज नहीं हो जाऊंगा, मेरा काम अच्छा नहीं होगा। हम्म। वो जानते हैं, तो थरो प्रोफेशनल वो हैं, हम्म। कमाल के। हाँ। जी बिल्कुल। जयंत और जी, इनके अलावा आपने शाहरुख शाहरुख सर के खान बारे में जी पूछा हाँ। है। तो शाहरुख सर के साथ मौका मुझे 2 बार लगा। एक बार हमने बहुत पहले, जब मैं एकदम नया नया था, तो डॉन फिल्म बन रही थी, डॉन। शाहरुख सर ने भी 2 डॉन किए, उसमें से पहली जो डॉन बनी थी, पहली बार जब डॉन का रीमेक हुआ था, हाँ। तो उसमें हमारी शिरकत रही। और हमने वो विदेश में जाके उसमें शूटिंग की, क्योंकि उसकी कहानी ऐसी कि डॉन हिंदुस्तान से भाग गया है, और हिंदुस्तान की पुलिस उसको 11 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। ढूंढ रही है। तो वो मलेशिया में कोलालमपुर में जाकर पहुंचता है, तो वहां वो हमसे मिलता है, वहां के हिंदुस्तानी हम है, हाँ। और हमारी बस्ती में वो आते हैं, और हमारे साथ फिर वो भांग और वो पान और वो जी। खाई के पान बनारस वाला वो जो गीत है, हाँ। वो सब हमारे साथ वो अच्छा, इसमें यहाँ पर एक वो- लाइन में जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जिस डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन आपने उसको जरूर पकड़ लिया था। हाँ, एक्चुअली आप उनके साथ काम कर रहे थे आप। हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने हमें पकड़ लिया था, अच्छा। क्योंकि उनकी टीम बहुत इंटेलिजेंट टीम है। वो हाँ। कमाल का काम करते हैं, और वो और उनकी जो उस फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर साहब, और उनके कंपनी उनकी जो है, वो लोग चुन चुन के लोग ढूंढ रहे थे, और उन्होंने हमें कहाँ कहाँ से नाटक से और पता नहीं कहाँ से किसी के अच्छा। रेफरेंस से हमें फोन करवा के बुलवा लिया था, और कहा था कि हाँ। ये एक किरदार है हमारे पास, छोटा है लेकिन मजेदार है, आप करेंगे। तो हमने कहा करेंगे, और हम उस समय हमने काम किया था। तो मुझे याद पड़ता है, हम 7-8 रातों तक लगातार वो खाई के पान बनारस वाला एक गाना शूट कर रहे थे। अच्छा। और वो, हाँ, सरोज खान जो अब नहीं रही, उन्होंने उसको कोरियोग्राफ किया था, क्योंकि जो ओरिजिनल अमिताभ बच्चन सर का खाई के पान बनारस वाला है, वो कोरियोग्राफ किया था पीएल राज सर ने। पीएल राज सबके कोरियोग्राफर हुआ करते थे,
और सरोज खान उनकी असिस्टेंट हुआ करती थी, उनके ग्रुप में डांसर हुआ करती थी। इसलिए जब दोबारा बनने का मौका आया तो सरोज मासी, उनको सब कहते थे प्यार से, सरोज मासी को बुलाया गया और उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, तो उनके हाँ। साथ वो 8 दिन बिताने का मौका मिला। और कोई एक स्टेप जो पहले दिन शूट कर गए थे हम लोग, हाँ। वो 7 दिन तक शाहरुख सर जो है वो बेचैन रहे कि वो मुझसे ठीक नहीं हुई है, अच्छा। और वो 7 दिन तक वो सारे शूटिंग के बाद अलग से रिहर्स करते रहे, और 8वें दिन उन्होंने कहा कि अब सारा खत्म होने से पहले वो स्टेप एक बार मैं दोबारा शूट कर सकता हूँ, मुझे चांस मिलेगा। एक सुपरस्टार कह रहा अपने डायरेक्टर से, और उन्हें वो दोबारा शूट किया और सच में उन्होंने वो पहले से बेहतर किया। तो ये लगन और ये सच्चापन जो है वो आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा आप बता नहीं सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जयंत जी, आपने बहुत सारी फिल्में की, हिंदी फिल्म की है, मराठी फिल्म की है, रंगमंच किया आपने, तो हम चाहेंगे कोई भी आपका पसंदीदा डायलॉग जो आप, चाहे वो रंगमंच का हो, एड फिल्म का हो या फिल्म का हो, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं प्लीज। जरूर जरूर जरूर। और मैं जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे स्वदेश न्यूज का मुख्यालय जो वो मध्य प्रदेश भोपाल में है। जी जी बिल्कुल। और भोपाल भी मेरा आना जाना रहा है। मैं भी लॉकडाउन से पहले 2018 में भोपाल के भारत भवन में मैं नाटक की प्रस्तुति दे चुका हूँ। अच्छा। हमने नाटक किया था पति पत्नी और कोर्ट। एक हमारे भोपाल के युवा रंगकर्मी है आशीष श्रीवास्तव, जो अभी मुंबई में फिल्मों में निर्देशन करते हैं, उनके साथ हमने वो नाटक किया था। तो मेरा भोपाल से बड़ा दिल का रिश्ता है, और हिंदुस्तान से और रंगकर्मियों से, रंग प्रेमियों से। तो मेरा एक बहुत पसंदीदा नाटक है, शेक्सपियर का नाटक है, जिसका मूल अंग्रेजी नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका हिंदी भाषा अनुवाद आप जानते हैं वेनिस का सौदागर नाम से रांगे राघव जी ने किया हुआ है। तो उसमें जो एक किरदार है, प्रमुख किरदार है उसमें शाइलॉक। शाइलॉक एक पिछड़ी जाति का एक व्यापारी है, उस गांव में रहता है, और उच्च वर्णीय वो वर्ण भेद को लेकर के वो नाटक उस समय शेक्सपियर ने बात की है। तो उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके समाज के साथ, उसके बारे में ये नाटक की एक छोटा सा एक संवाद है जो शाइलॉक बोल रहा है जी। अपने साथी व्यापारियों से, वो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। ठीक है? तो नमस्कार श्रीमान, नमस्कार, आइए विराजिए। कई बार और अक्सर सरे बाजार आपने मेरी निंदा की है। आपने मुझे कहा हत्यारा, श्वान, विश्वासघाती, थूका मेरे यहूदी चेहरे पर, और अपनी दहलीज से, लात से ऐसे दूर हटा दिया जैसे किसी अपरिचित श्वान को हटाते हो। और आज आप आए हैं मेरे पास ये कहने के लिए कि शाइलॉक हमें दे दो 3000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में। शाइलॉक 3000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में दे दो हमें। तो श्रीमन, क्या कहूं मैं आपसे, क्या कहूं? यही श्रीमन, आपने मुझे प्रताड़ित किया, अपमानित किया, लज्जित किया, श्वान की तरह लात से अपने दहलीज से दूर हटा दिया, और इस सब के एवज में मैं आपको देता हूं 3000 स्वर्ण मुद्राएं। एक बात बताइए श्रीमान, आपने मुझे अपमानित किया क्योंकि मैं यहूदी हूं। यहूदी, जिस भोजन से आपकी भूख शांत होती है वही भोजन तो मेरा पेट भरता है। जिस जल से आपकी प्यास बुझती है वही पानी मेरी प्यास बुझाता है। जिन बुरी घटनाओं से आप दुखी होते हैं वही घटनाएं मुझे प्रताड़ित करती है। जिन रोगों से आप पीड़ित होते हो उन्हीं बीमारियों से मैं भी क्षतविक्षत होता हूं। आपके सुई चुभाने पर जैसे लाल रंग का लहू बाहर आता है, वैसे मेरी रगों में भी लाल रंग का लहू ही बहता है। जी जयंत जी, बहुत जबरदस्त। ऐसा लग रहा है हमें कि हम सीधे रंगमंच के सामने बैठे हुए हैं
और हम सीधे स्टेज में कोई एक नाटक चल रहा है और उसको हम देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत आपकी प्रस्तुति यहाँ पर रही। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप इसका जवाब दीजिएगा। जब कोई एक्टर बनने के लिए जाता है तो अक्सर उसके आसपास के लोग कहते हैं कि फिट हो जाओ, मसल्स बना लो, सिक्स पैक एब्स बना लो, लेकिन फिल्मों में कई तरह के रोल होते हैं, मोटा, पतला, काला, गोरा, टकला, बड़े बाल वाला। तो आपको भी कभी किसी ने कहा कि आप भी सिक्स पैक एब्स बना लीजिए, मसल्स बना लीजिए, तो रोल आपको बहुत और अच्छे बेहतर मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। और परंतु हमारी जो शिक्षा होती है अभिनय का, अगर आप अनुभव लेते हैं, और मैं तो चाहूंगा कि हमारे देश के हर अभिनेता ने, क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध है रंगमंच, तो पहले शुरुआत रंगमंच से करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें उसमें सीखने को मिलती है। वही रंग रूप और अंग की बात, तो अंग स्वस्थ होना जरूरी है, उसका आकार चाहे जो हो। परंतु अगर मैं इस आकार का हूं तो मेरे आकार में मुझे वो संभव होना चाहिए कि अगर मैं शूटिंग कर रहा हूं तो एक सीन मुझे हो सकता है 25 बार करना पड़े। बिल्कुल जयंती जी, आपने बहुत सही कहा कि हम अपने एक्टिंग की तरफ ध्यान दें, टैलेंट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि फिल्मों में तमाम तरह के कैरेक्टर हैं। और हम बोमन ईरानी की बात करें, अनुपम खेर की बात करें, सतीश कौशिक जी की बात करें, ये जैसे थे वैसे इन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अपना नाम बनाया है और बहुत बड़ा काम किया है। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अदा करता। जी धन्यवाद। तो आज बातें सितारों की में हमने बातचीत की अभिनेता जयंत गाड़ेकर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।